नमस्कार दोस्तों। आजकल लोग इतना स्ट्रेस में जी रहे हैं कि कभी-कभी उनकी दिमाग से हवा निकल जाती है। कभी-कभी ये केवल दिमाग से नहीं, कभी हमारा लंग से भी निकल सकती है। इसी को हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। नाम काफ़ी हेवी है, बट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मैं हूँ डॉक्टर मोहन, मैं छाती का सर्जन हूँ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गाँव में। ये न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? क्यों होता है? उनकी सिम्पटम्स क्या होते हैं और उसका इलाज क्या है? आप सिंपल सा समझ लीजिए, हमारे फेफड़े जो हैं, ये एक गुब्बारे जैसे, एक बैलून्स जैसे। हवा जो है बैलून के अंदर रहे तो बैलून फुला रहता है। अगर उस बैलून से किसी भी पंक्चर से हवा अंदर से निकल गई तो क्या होगा? जो बैलून जो है कोलैप्स हो जाता है। उसी तरीके से अगर लंग के ऊपर से, लंग के अंदर से जो हवा होनी चाहिए, अगर वो बाहर निकल जाए लंग से, लंग जो है कोलैप्स हो जाती है। इसी को हम लंग कोलैप्स ड्यू टू न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। तो अगर ये हवा हमारी छाती के अंदर बट लंग के बाहर अगर एक्यूमुलेट हो जाए, इस प्रॉब्लम को हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। कॉमन न्यूमोथोरैक्स ये हैं, सबसे पहले इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स मतलब बिना किसी वजह स्वयं अगर न्यूमोथोरैक्स होता है, इसको हम स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। दूसरा ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, अगर किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी सर्जरी के बाद, किसी मेडिकल इंटरवेंशन के बाद, कभी-कभी आईसीयू में कुछ लोगों को लाइन्स वगैरह डलता है, अगर उसके कारण अगर पेशेंट्स को अगर न्यूमोथोरैक्स होता है, उसको हम ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। अब हम स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स यानी स्वयं जो अपने आप से न्यूमोथोरैक्स होता है, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स भी दो तरीके की होता है, एक प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, दूसरा सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स एक बड़ा यूनिक एंटिटी है। ये यूजुअली यंग पेशेंट्स में होता है जिनको कोई लंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये जो जिन यंग पेशेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली टॉल होते हैं, बहुत थिन होते हैं। तो इसी को हम प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि इनकी लंग्स जो होती हैं, फेफड़े होती हैं, उनकी एक भाग में कुछ हवा की बबल्स डेवलप हो जाते हैं लंग के ऊपर, यानी इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ब्लेब्स बोलते हैं। ये ब्लेब्स जो उनकी लंग के ऊपर डेवलप होते हैं और वो बबल जैसा रप्चर होता है, वैसे भी वो ब्लेब्स रप्चर हो जाते हैं और उस पॉइंट से एयर लीक करने लग जाता है। वो एयर लीक करके इनकी छाती के अंदर भर जाता है, फेफड़े के बाहर, और जितना हवा भरती गई छाती के अंदर, उतना लंग जो है कोलैप्स हो जाता है। ये प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो गया। दूसरी तरीका है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। ये सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स यूजुअली एल्डरली पेशेंट्स में होता है जिनको ऑलरेडी कुछ लंग की प्रॉब्लम चल रहा हो या ऑलरेडी उनकी लंग की प्रॉब्लम की कुछ दवाई ले रहे होंगे। जैसे सीओपीडी, जो स्मोक करते हैं, स्मोकिंग के कारण लंग्स बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एम्फाइसीमा बोलते हैं। सो इसमें भी क्या होता है, फेफड़े बहुत बबल्स की फॉर्म में, बैलून्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उनमें से कहीं ना कहीं एक वॉल जो है वो थिन होके वहीं पे फट जाता है और ये प्रॉब्लम होती है। ये सीओपीडी के कारण भी ये न्यूमोथोरैक्स, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। दूसरी कॉमन वैरायटी है आईएलडी, मतलब जो लंग जो है कुछ डिसीज़ के कारण थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उस टाइम पे भी अगर लंग की सरफेस रप्चर हो जाए, ये न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये दोनों टाइप हो गया, एक सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। देखिए, जब न्यूमोथोरैक्स होता है, न्यूमोथोरैक्स के कारण लंग कोलैप्स हो जाती है। इसका मतलब लंग अपना काम जो करना चाहिए वो नहीं कर पाती, जिसके कारण सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम जो आता है वो है ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस में दिक्कत होना। वो भी बहुत अचानक से आती है, इस क्योंकि अचानक से न्यूमोथोरैक्स होता है, हवा निकलती है, लंग कोलैप्स होती है, तो अचानक से पेशेंट को सांस में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा पेशेंट को बहुत कंटिन्यूअसली खांसी आते रहना, और क्योंकि लंग कोलैप्स होता है, इरिटेट होती है लंग, तो इसके कारण पेशेंट को कंटिन्यूअसली खांसी आ रही होती है।
और तीसरा मोस्ट कॉमन सिम्टम है छाती के अंदर दर्द। तो जब पेशेंट को अचानक से सांस में दिक्कत हो जाए और अचानक से बहुत ज़्यादा खांसी आने लगे और अचानक से छाती के अंदर दर्द बढ़ने लगे, हो सकता है ये न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम। सो देखिए, ये न्यूमोथोरैक्स की प्रेजेंटेशन जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अगर हम प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स जो यंग पेशेंट्स में हम बात करेंगे, हो सकता है इन पेशेंट्स में अगर जो हवा निकली है, जो हवा लीक हुई है, अगर बहुत कम क्वांटिटी में है, हो सकता है पेशेंट को सिम्टम्स ही ना हो, क्योंकि उनका नॉर्मल लंग्स होते हैं, यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तो उनको ये माइनर सिम्टम्स कभी इग्नोर कर सकते हैं। सो दूसरी एक्सट्रीम हो गया सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, जिसमें ऑलरेडी लंग की प्रॉब्लम चल रही होती है, तो उनको ऑलरेडी कुछ सांस की दिक्कत चल रही होती है। अगर उनमें इवन माइनर अमाउंट ऑफ एयर अगर एक्यूमुलेशन के बाद भी पेशेंट को सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। सो पेशेंट की सिम्टम्स एक्चुअली कितनी सीवियरिटी से एयर एक्यूमुलेट हुआ उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसमें एक डेंजरस वैरायटी है, तो उसका नाम है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स ये होता है, नाम ही इसका मतलब आप समझ सकते हैं, टेंशन के साथ हवा छाती के अंदर भरता जाता है। जो लंग से जो एयर जो लीक कर रहा है, वो एक बॉल वॉल मैकेनिज्म के कारण वो जब एयर लीक होता है वो कंटिन्यूअसली हर ब्रेथ के साथ छाती के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है। बट इस केस में क्योंकि टेंशन इतना बढ़ जाता है, वो इफेक्ट जो है हार्ट के ऊपर भी पड़ता है। इप्सिलेटरल जो इस तरफ वाला फेफड़े तो कोलैप्स तो हो तो गया, बट उसके साथ साथ उसका जो टेंशन है हार्ट के ऊपर पड़ता है और ऑपोजिट लंग के ऊपर भी पड़ता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। इसको इमीडिएटली इसको ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं सही तरीके से ट्रीट हुआ, ये एक जानलेवा कंडीशन भी हो सकता है। तो सिम्टम्स माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। देखिए, दो मेजर टेस्ट हैं जिसके थ्रू पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स है या नहीं है इसको हम पता कर सकते हैं। सबसे जो कॉमन टेस्ट जो होता है वो है चेस्ट एक्सरे, छाती के एक्सरे। अगर आप छाती के एक्सरे करा लिया, उसमें पता चल जाएगा छाती के अंदर हवा भरी है नहीं भरी, और जो लंग कोलैप्स है वो कितना सीवियर है। सो एक बार न्यूमोथोरैक्स पता चल गया एक्सरे में, तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हमें इमीडिएटली कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी न्यूमोथोरैक्स सिंपल न्यूमोथोरैक्स के लेके टेंशन न्यूमोथोरैक्स में कन्वर्ट हो सकता है। सो दूसरा टेस्ट होता है सीटी चेस्ट, सीटी स्कैन जो होता है छाती का, जिसमें हमें पता चलता है क्वांटिटी कितना है, क्योंकि सीटी जो है 3 डायमेंशनल होता है। एक्सरे जो है सिंगल एक फिल्म आती है, बट सीटी स्कैन में मल्टीपल 3 डायमेंशनल फिल्म्स आते हैं, जिसमें हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि लंग की कंडीशन क्या है, कितना हवा छाती के अंदर एक्यूमुलेट हुई है, और हवा जो एक्यूमुलेट हुई है ऊपर है नीचे है, क्वांटिटी कितना है, बहुत सारी चीज़ें हमें सीटी स्कैन में पता चल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। जो न्यूमोथोरैक्स होता है, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर एक तरफ न्यूमोथोरैक्स हुआ, वो बार बार होने की पेशेंट को टेंडेंसी रहता है। देयर इज ए 50% पॉसिबिलिटी, मतलब अगर 10 लोगों को हुआ, 5 लोगों को ये प्रॉब्लम दोबारा हो सकता है। तो इसलिए एक डेफिनेटिव इलाज इसको करना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में 2 स्टेजेस है, एक होता है इमीडिएट मैनेजमेंट, दूसरा होता है डेफिनेटिव मैनेजमेंट। इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होता है, अगर सोचिए अगर मुझे न्यूमोथोरैक्स हुआ, इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, वो हवा जो छाती के अंदर एक्यूमुलेट हुआ उसको हमें बाहर निकलवा देना चाहिए। इससे कैसे निकलता है, यूजुअली एक पतले ट्यूब्स होते हैं जिसको हम छाती के अंदर डालते हैं, बहुत सॉफ्ट ट्यूब्स होते हैं जिसको हम आईसीडी ट्यूब बोलते हैं। जो हमारा दोनों पसलियाँ होती हैं, उनको दोनों के बीच में जो जगह होती है, उसके अंदर से हम एक ट्यूब को छाती के अंदर भेज देते हैं, ताकि हवा जो है उस ट्यूब के दौरान एक बॉटल जिसको कनेक्ट करते हैं उसके अंदर आ जाए। जैसे हवा निकल गई, जो फेफड़ा जो है कंप्लीटली एक्सपैंड हो गया। अब ट्रीटमेंट यहाँ बंद नहीं होता है, एक बार हवा निकल गई, लंग एक्सपैंड हो गया, बिल्कुल बढ़िया है, बट ये न्यूमोथोरैक्स जैसे मैंने बोला था, बार बार ये होने की टेंडेंसी कुछ लोगों में रहती है। सो हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि ये बार बार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी पेशेंट को बार बार न्यूमोथोरैक्स हो रहा है, तो उन पेशेंट्स में हमें सर्जरी ही एक इलाज है जिससे बेस्ट पॉसिबल
फ्यूचर में उसको रिकरेंस को प्रिवेंट करने का तरीका है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं। हाई रिस्क मतलब हाई रिस्क प्रोफेशंस में जो काम करते हैं, जैसे डाइवर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, स्काई डाइविंग जो करते हैं, जो डीप ओशंस में जाते हैं, जिनको प्रेशर डिफरेंस की बहुत ज़्यादा अपनी प्रोफेशन में करनी होती है, जो अपनी फेस करते हैं, उन पेशेंट्स में ये न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम जो होता है वो बहुत हाई रिस्क सिचुएशन हो जाता है। सो इन ग्रुप्स में एक बार भी फर्स्ट टाइम ऑफ एपिसोड ऑफ न्यूमोथोरैक्स के बाद भी इनको हमें सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। और कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें कुछ लोग हमारे पास दोनों तरफ न्यूमोथोरैक्स, मतलब पेशेंट्स की राइट साइड भी हो गया, एक ही बार लेफ्ट साइड पे भी हो गया, दोनों तरफ न्यूमोथोरैक्स हो जाता है और अंडरलाइंग लंग जो है कोलैप्स होता है। इस सिचुएशन में भी पेशेंट्स को हमें इमीडिएटली हमें सर्जरी के लिए हमें प्लान करना चाहिए। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर मोहन, फर्स्ट टाइम अगर न्यूमोथोरैक्स हुआ उनमें सर्जरी के क्या इंडिकेशंस हैं? देखिए, जब हवा जो फेफड़े से निकलती है वो इमीडिएटली बंद भी हो सकता है और वो लीकिंग जो है वो परसिस्ट भी हो सकता है। सो इसलिए जब पेशेंट की हवा से जो एयर लीक जो ट्यूब के दौरान हमें पता चलता है, अगर वो 3 या 5 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू होने लगता है, इवन ड्यूरिंग द फर्स्ट एपिसोड, उस टाइम पे पेशेंट को एक सर्जरी की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई भी एयर लीक 3 या 5 दिन में अपने आप से बंद नहीं हुआ, वो बहुत अनलाइकली है कि वो अपने आप से इन फ्यूचर बंद होगा। तो इसलिए इन सच सिचुएशन जहाँ पे 3 या 5 दिन के बाद भी एयर लीक अपने आप से बंद नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में हमें सर्जरी हमें एडवाइस करना चाहिए। और दूसरा इंडिकेशन क्या है फर्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमोथोरैक्स में सर्जरी का? जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है, अंडरलाइंग लंग अगर एक्सपैंड ना करे। आपने ट्यूब डाल दिया, हवा तो निकल गई, बट कुछ रीजन के कारण जो फेफड़ा जो कंप्लीटली एक्सपैंड हो जाना चाहिए, जो गुब्बारा पूरा फूल जाना चाहिए, वो नहीं फूल रहा है। सो वो एक इमीडिएट इंडिकेशन है जिसमें हमें सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। सो फर्स्ट एपिसोड में अगर एयर लीक 3 या 5 दिन के बाद कंटिन्यू होता रहे या अंडरलाइंग लंग कंप्लीटली एक्सपैंड ना रहे, इन दोनों सिचुएशंस में हमें फर्स्ट एपिसोड के में भी हमें सर्जरी का इंडिकेशन है। अगर सेकंड एपिसोड हो तो डेफिनेटली हमें सर्जरी के लिए हमें जाना चाहिए। ये हो गया हमारा सर्जिकल इंडिकेशंस। ये देखिए, हमें एल्डरली और यंग पेशेंट्स में भी ये हमें सर्जरी की तरीके को हमें चेंज करना पड़ेगा। बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्टर मोहन, इस सर्जरी को आप कैसे करते हैं? देखिए, सर्जरी करने का मेजरली 3 तरीके। एक कन्वेंशनल तरीका है, इसको हम ओपन सर्जरी बोलते हैं। दूसरा तरीका है दूरबीन की सर्जरी, यानी इसको हम वैट्स सर्जरी बोलते हैं, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी। और तीसरा नया टेक्नोलॉजी है रोबोटिक सर्जरी। कन्वेंशनल तरीका क्या है? कन्वेंशनल तरीका में हम क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया हमारी छाती को कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जब हमारा दिल है, दोनों फेफड़े हैं, वो एक बोनी केज के अंदर छुपा हुआ है। आगे हमारा ब्रेस्ट बोन होता है, साइड्स में हमारा पसलियाँ होती हैं और पीछे हमारा रीढ़ की हड्डी होता है। ये बोन फ्रेमवर्क इतनी वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये भगवान ने ऐसे बनाया है। उस ऑर्गन तक पहुंचने के लिए इन बोनी फ्रेमवर्क को हमें डिस्टर्ब करना पड़ेगा। हम जब कन्वेंशनल ओपन सर्जरी में क्या होता है कि हमारी स्किन को काटना होता है, हमारी मांसपेशी होती है उसको हमें काटनी होती है, और रिब्स को, जो हार्ड रिब्स होते हैं, उनको हमें सेपरेट करना होता है, और सेपरेट करके हमारे हाथ छाती के अंदर डाल के फिर हमें सर्जरी करनी होती है। देखिए, सर्जरी सिंपल हो सकता है, बट जो प्रक्रिया जिसमें जो हम ओपन सर्जरी करते हैं वो बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि रिजिड बोन है। जब फोर्सफुली आप दोनों को रिट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, वो टूट जाएंगे, और जो ये पेशेंट के रिकवरी में ये रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ज़्यादा पेन होता है, रिकवरी थोड़ा स्लो होता है, और अपनी नॉर्मलसी में आने में बहुत टाइम लगता है। इन सिचुएशंस में ये पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, स्पेशली जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम कर सकता है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो टेक्निक आया है वो है वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी, यानी वैट सर्जरी। इसमें क्या होता है? इसमें हम पूरा छाती को नहीं काटते हैं, मांसपेशी को नहीं काटते हैं, और
रिब्स को हम सेपरेट नहीं करते हैं, एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर की छोटा सा इंसिशन देते हैं और उसी के थ्रू एक दूरबीन को यानी स्कोप को, एंडोस्कोप को हम छाती के अंदर डाल देते हैं। उस पे वो कैमरा होता है उसके टिप पे, उससे पता चलेगा छाती के अंदर हो क्या रहा है। इसकी 2 एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा कट नहीं है तो इससे पेशेंट को सर्जिकल ट्रॉमा बहुत कम होता है। जैसे सर्जिकल ट्रॉमा कम हुआ क्योंकि रिब्स को हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं, मांसपेशी को नहीं काट रहे हैं, जिससे पेशेंट की सर्जरी के बाद पेन कम होता है, रिकवरी जल्दी होता है, जल्दी से जल्दी ये डिस्चार्ज होते हैं और अपनी नॉर्मलसी में जल्दी से जल्दी चले जाते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है, क्योंकि एक स्कोप है, एक हाई डेफिनेशन कैमरा है, उससे जो डिटेलिंग जो छाती के अंदर होता है वो बहुत क्लैरिटी से हमें दिखता है। एक मैग्नीफाइड इमेज हमें एक बहुत बड़ा स्क्रीन के ऊपर दिखता है, जिससे हमारा सर्जरी का प्रिसिशन जो है वो बेटर होता है। ये दोनों वैट सर्जरी का मेजर एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, सर्जिकल प्रिसिशन, सर्जिकल मैग्निफिकेशन बेटर होता है, और दूसरा, सर्जरी के बाद जो रिकवरी की प्रक्रिया, पेन की इंटेंसिटी और अपनी नॉर्मलसी में जाने की जो पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत जल्दी होता है। ये वैट सर्जरी की एडवांटेजेस हैं। तीसरा हो गया हमारा रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी, जो वैट सर्जरी मैंने बोला था, उसका और एक एडवांसमेंट है, जिसमें एक रोबोट के दौरान हम इस सर्जरी को करते हैं। प्रिंसिपल सेम रहते हैं जैसे वैट सर्जरी वाला, बट एक रोबोट के दौरान इस सर्जरी को हम कंप्लीट करते हैं। ये 3 तरीके हैं जिससे पेशेंट की न्यूमोथोरैक्स को हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं।